वो जानती थी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके पति का एक अन्य महिला से न केवल नाजायज रिश्ता है, बल्कि वह अक्सर उससे समय समय पर मिलने भी जाता है। शायद यही कारण है कि अब पत्नी पति को एक ऐसी सजा देना चाहती थी जिसे वह ताउम्र ना भूले, या यूं कह लीजिए कि उसके मस्तिष्क में जो चल रहा था उसकी कल्पना मात्र से रगों में दौड़ रहे खून में गर्दिश बढ़ जाए। और फिर वो तारीख आई जब उसका पति जिस महिला से उसके नाजायज संबंध थे उससे मिलने के लिए घर से निकला। फिर क्या था, 6 मई की इस रात अब इस युवक की पत्नी ने घर के नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। कौन सोच सकता होगा कि आज की रात जो महापाप होने जा रहा है उसकी कल्पना मात्र से भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात यूपी के उन्नाव में हुए उस दोहरे हत्याकांड की जिसे सुलझाते हुए पुलिस की टीमें कई बार उलझी। तारीख 7 मई 2024, वक्त सुबह के करीब 8 बजे। स्थान उन्नाव का लखनऊ आगरा हाईवे पर दौड़ रहे वाहनों की तेज रफ्तार पर आज उस वक्त ब्रेक लगी जब राहगीरों ने यहां सड़क के किनारे एक महिला और मासूम बच्ची की लाश पड़ी देखी। महिला के गले में लाल रंग के दुपट्टे का फंदा था, उसकी नाक से खून बह रहा था, जबकि उसके शव के बस कुछ ही दूरी पर एक बच्ची की भी लाश पड़ी थी। खैर, वारदात के मुतालिक पुलिस को आगाह किया गया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो क्राइम सीन देखते ही वह ये तो जान चुकी थी कि महिला और बच्ची को कत्ल करके यहां फेंका गया है, मगर ये दोनों कौन हैं यह पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। खैर, अब जहां पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया तो वहीं डबल मर्डर की इस ब्लाइंड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा कई टीमों को भी लगाया गया। बेखतर कातिल का पता लगाने से पहले जरूरी था कि पुलिस मरने वालों की शिनाख्त करे, मगर मृतका के पास ऐसा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ जिससे उसकी पहचान हो सके। हालांकि पुलिस अपनी शुरुआती जांच में मान रही है कि शायद मरने वाली महिला और बच्ची मां बेटी है, मगर सवाल था कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं और क्यों कर किसी ने इनकी जान ले ली। ऐसे कई सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे, मगर आइए उससे पहले जान लेते हैं कि पुलिस कार्रवाई अब तक कहां पहुंची। सांसें थाम लीजिए क्योंकि पुलिस के हाथ अब एक ऐसा अहम सुराग लगा है। दरअसल पुलिस ने क्राइम सीन से एक पर्स बरामद किया है। जान पड़ता है कि उस पर्स में शायद ज्वेलरी रखी गई होगी। उस पर एक सर्राफ का नाम पता भी लिखा है और पुलिस की एक टीम अब पर्स पर लिखे गए पते की सिमत रवाना हो चुकी, जबकि अन्य टीमें तकनीकी माध्यमों से मृतक और कातिलों का पता लगाने में जुटी हैं। पुलिस अब ज्वेलर्स के यहां पहुंची तो जानकारी मिली कि हाँ, वाकई ये महिला घटना के 2 दिन पहले यानी 5 मई को उसकी दुकान पर पहुंची थी। सर्राफ ने पुलिस को यह भी बताया कि मगर उस वक्त यह महिला अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक व्यक्ति और था। सर्राफ ने बताया कि शायद 5 मई को मृतका की शादी की सालगिरह थी, क्योंकि महिला के साथ जो व्यक्ति था उसने बतौर तोहफा उसे ज्वेलरी दिलाई थी। पुलिस घटना की पहली कड़ी को जोड़ चुकी थी, जबकि ज्वेलर के रजिस्टर में दर्ज महिला का नाम और नंबर भी पुलिस हासिल कर चुकी थी। जबकि पुलिस अब उसकी पहचान भी रोशनी तिवारी के रूप में कर चुकी थी। और यहाँ पुलिस यह भी जान चुकी थी कि रोशनी के साथ जो बच्ची थी वो रोशनी की 5 वर्ष की बेटी दिव्या थी। खैर, अब पुलिस मृतका के पति के घर पहुंची, मगर यहाँ पुलिस को जानकारी मिली कि रोशनी का तो अपने पति से शादी के कुछ समय के बाद ही अलगाव हो गया था, जबकि वह तो पति से अलग रहकर करीब 5 साल से खुद मजदूरी करके अपने और बच्ची का भरण पोषण कर रही थी। रोशनी की हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय
उलझ रही थी, मगर अब चूंकि पुलिस के हाथ रोशनी का मोबाइल नंबर लग चुका था, लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए सर्विलांस की टीम से रोशनी के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। जानकारी मिली कि मृतिका के फोन से अधिकांश सिर्फ एक ही नंबर को बार बार कॉल किया गया था और वह नंबर रोशनी के घर से करीब 500 मीटर दूर रहने वाले भट्टा मालिक मिलिंद उर्फ मोनू मौर्य का निकला। फिर क्या था, पुलिस ने तत्काल मोनू और उसकी पत्नी को पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया और जब पुलिस ने मोनू व उसकी पत्नी ज्योति से कड़ाई से पूछताछ की तो ज्योति ने एक ऐसा सच उगला जिसने सभी के होशो हवास उड़ा दिए। कहा जाता है यूं तो रोशनी तिवारी की शादी अब से करीब 6 साल पहले कांशीराम तिवारी नाम के युवक के साथ हुई थी, मगर दावा किया जाता है कि पति शराबी था, जिसके कारण वो रोशनी को आए दिन प्रताड़ना दिया करता था। पति की प्रताड़नाओं से परेशान होकर रोशनी ने अकेले रहने का फैसला किया और अब वह लोगों के घरों में काम करके अपने जीवन का लालन पालन कर रही थी। कहा जाता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात मिलिंद से हुई। मिलिंद ने न केवल उसे एक किराए का कमरा दिलाया बल्कि अब उसका खर्चा भी मिलिंद ही उठाने लगा। कहा जाता है कि बीते 5 मई को भी ये दोनों लोग अपने रिश्ते की सालगिरह मना रहे थे और ये बात मिलिंद की पत्नी ज्योति को इस हद तक नागवार गुजरी कि उसने एक हत्याकांड की, न केवल पटकथा लिखी बल्कि उसे बखूबी अंजाम देने के लिए इस गुनाह में अपने घर के नौकर को भी शामिल कर लिया। कहा जाता है कि 6 मई को उसने अपने पति के मोबाइल से ज्योति को मैसेज किया कि उसके पति मिलिंद को हार्ट अटैक आ गया है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब ज्योति रोशनी से कहती है कि हम भी तुम्हें अस्पताल लेकर चलेंगे। और जब रोशनी अपनी बच्ची को लेकर इनके साथ कार में सवार हो गई तो इन लोगों ने मिलकर न केवल रोशनी के दुपट्टे से रोशनी का ही गला घोंटकर उसे कत्ल कर डाला बल्कि उसकी 5 साल की मासूम बच्ची को भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पति से अनबन के चलते रोशनी रोजी रोटी की तलाश में बच्ची संग लखनऊ आ गई। यहाँ पारा में लोगों के घरों का काम करके वह जीवन यापन करने लगी। इस दौरान भट्टा संचालक मिलिंद मौर्य उर्फ मोनू से उसकी मुलाकात हुई और नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद मिलिंद ने उसके रहने के लिए एक किराए का कमरा दिलवाया और उसका खर्च भी उठाने लगा। 5 मई को भी दोनों ने अपनी मुलाकात और नजदीकी रिश्ते की सालगिरह मनाई थी। मिलिंद उसे घुमाने ले गया था, जबकि पार्टी के बाद उसने उसे ज्वेलरी भी खरीद कर दी। मगर कहते हैं ना कि जब नफरत किसी ना किसी बहाने से हृदय में प्रवेश करती है तो आदमी गुनाह के दलदल में फंस जाता है। शायद यही वजह है कि जब इसकी जानकारी मिलिंद की पत्नी ज्योति को हुई तो उसे यह इस हद तक नागवार गुजरा कि ज्योति ने अपने नौकर कल्लू उर्फ विमलेश मौर्य, निरंकार शर्मा उर्फ रिंकू और ड्राइवर प्रिंस मसीही की मदद से रोशनी की हत्या की योजना बना डाली। 6 मई की रात पति के घर से निकलने के बाद ज्योति ने पति मिलिंद के फोन से रोशनी को कॉल किया। ज्योति ने पति को हार्ट अटैक होने की सूचना देकर रोशनी को अस्पताल चलने को कहा। मिलिंद के बारे में सुनकर बुरी तरह घबरा गई रोशनी को कहां ही यह मालूम था कि दुश्मन उसकी ताक में बैठा है। और जब वह अपनी बेटी के साथ मिलिंद के घर पहुंची तो इन लोगों द्वारा उसे इको स्पोर्ट्स कार में बिठा लिया गया, जबकि रास्ते में इन लोगों ने रोशनी का उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। कार में मौजूद उसकी 5 साल की बच्ची उन्हें हत्या करते देख रही थी और अब कातिलों को डर था कि बच्ची उनके इस गुनाह से पर्दा न उठा दे, लिहाजा हत्यारों ने उसका भी गला घोंट दिया। हालांकि घटना के अगले 4 दिन बाद पुलिस ने जहां इस घटना का खुलासा कर दिया तो वहीं बेहद शातिराना अंदाज में अपराध की इस वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगारों के चेहरे भी बेपर्दा कर दिए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मिलिंद को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत।
लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स के सिलसिला ऐसे ही बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।